ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव घटा है और नतीजों का सीज़न भी हमारा फुल फ्लेजेड शुरू हो चुका है। तो क्या ग्लोबल क्यूज़ को दरकिनार करके डोमेस्टिक क्यूज़ पर ही बाजार अब यहाँ से आगे की चाल दिखाएंगे और इलेक्शन पर ही नज़र होगी आगे? अभिषेक देखिए, आज आप ट्यूसडे की बात अगर आप करें और आप फ्राइडे को उसको कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इस समय मार्केट के अंदर स्थिरता देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट्स और एसएनपी खास करके 6 दिन की गिरावट के बाद कल रात को ऊपर बंद हुए हैं। युद्ध को लेकर के हमने कोई नई टिप्पणी, कोई नया मूवमेंट या कोई नया हमें संकेत नेटो से या फिर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से या फिर यूरोप के कोई बड़े देश से नहीं मिला है। तो मुझे लगता है जो मिडल ईस्ट में हुआ था हाल फिलहाल लगता है वो बैक सीट पर आ चुका है। उसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट के अंदर जो फेड को लेकर के गहमा गहमी हुई थी, वो भी लगता है कि मार्केट अब मानने लगा है कि भाई 4 रेट हाइक नहीं होंगी, 3 होंगी, 4 रेट कट नहीं होंगी, मगर 2 या 3 तो हो सकती हैं। और तीसरी जो चिंता का विषय था मार्केट के लिए वह था एफआई की सेलिंग। मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से अभी संपूर्ण नहीं हुई है। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि, मेरे हिसाब से कि अगर आप मार्च टू अप्रैल की तुलना करें, मार्च में सेल ऑफ आया, अप्रैल में मार्केट्स रिकवर करा। तो मार्च का जो सेल ऑफ था उस समय स्मॉल कैप इंडेक्स और आज का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% दूर है। 1% इतनी लंबे उछाल के बाद और इतनी लंबी तेज़ी के बाद कुछ नहीं मैटर करता है। मगर द फैक्ट दैट यू 1% अवे वह मैटर इसलिए करता है लोगों को, बिकॉज लोगों के पास कमिटमेंट नहीं है। हम जैसे हिंदी में कहते हैं लोगों के पास माल नहीं है। तो अगर मार्केट टिका रहा, ग्लोबल कंसर्न्स धीमी होने लगी, एफआई की बिकवाली अगर कम होने लगी, तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन से पहले एक फोमो क्राउड ज़रूर आएगा जिसने अप्रैल में माल नहीं लिया है, जिसने मार्च में डर के मारे अपनी कमिटमेंट कम कर दी थी। तो मार्केट उसी लेवल पर आ चुका है, आपके शेयर बढ़ चुके हैं, मगर आपके पास घर के अंदर जो एनएवी गेन है वह नहीं मिला है। वो एक डेंजरस चीज़ होती है और मुझे लगता है मुझसे हम कहते हैं ना कि भाई फोमो, मुझे लगता है कि मार्केट में अभी वो बचा है। वो सर, वो एक्चुअली वो डाटा भी कह ही रहा है कि एक लेवल ऑफ फोमो मार्केट के अंदर ज़रूर आ सकता है। निकुंज सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स भी आए हैं। गुड मॉर्निंग। नंबर्स को पहले तो आप रेट कैसे करते हैं? यूबीएस तो कह रहा है कि खरीदो और 3400 भी जाएगा नंबर्स, लेकिन अलग अलग पैमाने पर कुछ तो ठीक है, कुछ जगह पर थोड़ा ख़राब भी है। देखिए डिम्पी, कई बार कंपनियों पे हम क्वार्टर से क्वार्टर तक एनालिसिस करते हैं। जैसे आईटी कंपनी है, हर क्वार्टर से क्वार्टर एनालिसिस करते हैं, क्यू एन क्यू, क्या करेंसी ग्रोथ है, क्या एट्रिशन हो रहे हैं, क्या मार्जिन्स हो रहे हैं। वो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप एक क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रजेक्टरी देखते हैं। मगर रिलायंस के जो बिजनेस है उसको क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं देख सकते। ऑयल एंड गैस का बिजनेस कैसे आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे उसको? रिटेल का बिजनेस, जी हाँ, उसको हम क्वार्टर एंड क्वार्टर देखते हैं, ग्रोथ और नए स्टोर एडिशन क्या रहे हैं। जियो, जी हाँ, उसको हम क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे, मगर नए एनर्जी का बिजनेस हम क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं देखते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ दैट रिलायंस का जो स्टॉक इस समय चला है वह नतीजों के खबर या नतीजों के बलबूतों पर नहीं चला है, वो इंडिपेंडेंटली चल रहा है। उसके अंदर चाल जो आ रही है वो करीब 10-15 जनवरी से काफ़ी अच्छी चाल आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस के जो नतीजे हैं उसकी वजह से रिलायंस के अंदर जो मूवमेंट है वो शॉर्ट लिव रहेगा। नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, अपग्रेड्स नहीं है, तो हो सकता है आज थोड़ा नीचे खुले, हो सकता है उसके बाद उसके अंदर नीचे लोअर लेवल पर एक बाइंग देखने को मिले। तो नतीजों के वजह से रिलायंस के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूव आया है और बहुत बड़ा मूव आएगा। मगर इंडिपेंडेंटली नतीजे, मुझे लगता है कि रिलायंस का जो कर्व है इस समय अच्छा चल रहा है, बिकॉज जियो में प्राइस हाइक की उम्मीद है, रिलायंस रिटेल ठीक ठाक है, न्यू एनर्जी का केपेक्स ख़त्म हो रहा है, जियो फाइनेंशियल्स में लिस्टिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। और उसके बाद अगर आप देखें कि इनके जो एनर्जी बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि सिक्लिकल अपटर्न आ चुका है।